लाइफ। हेलो। 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 हेलो सबिका। हाय हाय, हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। तो सबका ग्रेट। स्वागत है डेमोक्रेटिक चरखा पे। और आज हम लोग काफी खुश हैं, सबिका के साथ हैं। तो देखा जाता है कि बॉलीवुड की फिल्में हमें काफी पसंद है इंडियंस को। और बॉलीवुड की मूवीज में हम लोग देखते हैं कि कैसे बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स, मूवी के टाइटल्स कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोगों को नहीं पसंद आते, कुछ लोगों को नहीं रियलाइज होते हैं, कहा जाता है एंटरटेनमेंट पर्पस से है, देखो। तो आज उन्हीं कुछ हम्म। चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो अनुक्षति, हम्म। अनुकृति आपको आवाज आ रही है? ये है सना। जी नमस्कार, ये है सना और मैं हूँ अनुकृति। और आज हम बात करेंगे सबिका अब्बास नकवी से, जो एक नज्मकार है। सबिका जी ज्यादातर नारी पर ही लिखती हैं। आर्ट और कल्चर के द्वारा हम कैसे औरतों के बाजारीकरण को रोक सकते हैं और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, आज हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबिका, आपकी एक फेमस पोयम है। आप बहुत अच्छी पोएम्स लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। तो आपकी एक काफी फेमस मेरी साड़ी, और उसका फीचर क्विंट में भी हुआ था, हम लोग ने देखा है काफी जगह। तो उस कविता में आपने बहुत सारी महिलाओं की लेगेसी के बारे में बात किया है। इरोम शर्मिला हो गई, फिर सावित्री भाई फूले हो गई, उन लोगों के बारे में बात किया है। और कैसे साड़ी हमारी सिर्फ एक 9 गज का कपड़ा नहीं है, उसको हम लोग कितने और तरह से देखा जाता है। तो इसके बावजूद अगर आज देखें, आज भी दुख की बात है कि आज भी हम लोग को ये कहना पड़ रहा है कि लड़कियों को बहुत कमजोर माना जाता है बहुत जगहों पे। हम लोग कितना भी कह लें मॉडर्न है कुछ है, लेकिन तो भी कमजोर तो माना जाता है बहुत सारे स्पेयर में। स्पोर्ट्स हो गया, वर्क प्लेस हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जबकि हिस्ट्री में है बहुत लोग इतना अच्छा किया है, लेकिन तो भी देखा जाता है आज भी। तो इसकी शुरुआत आपके हिसाब से कहाँ से हुई? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमें इस लायक समझने के लिए कि हम इन सवालों में और इस डिस्कशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बात सच है कि हम औरतें या हम लोग या ये पूरा ज़माना, ये पूरी दुनिया जो यहाँ तक पहुँची है, इस मुकाम तक पहुँची है, उसमें तारीख़ी तौर पर औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि ये बात भी सच है कि उस योगदान को या तो किसी और के नाम से लिख दिया गया है या उनके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की गई है, उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, हम एक इतिहास के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट थे, मतलब मेरा मास्टर्स हुए काफ़ी साल हो गए। तो हम्म। हिस्टोरिकली कोई भी ऐसा सिंगुलर इंसिडेंट नहीं है जो ये बताता है कि ये होने से पेट्रियार्की की शुरुआत हो गई, क्योंकि या मर्द परस्ती की शुरुआत हो गई। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मर्द परस्ती एक सिस्टम है और वो एक ऐसा सिस्टम है जो अकेले सरवाइव नहीं करता।
वो एक वैक्यूम में नहीं सर्वाइव करता, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ओप्रेसिव सिस्टम्स हैं जो उसे बढ़ावा देते हैं। जैसे आज के ज़माने में देख लें, सदियों से क्या चलता आ रहा है, जो कास्ट सिस्टम है या जो जातिवाद की जो जातिवाद है, जो पूंजीवाद है, ये सब मिल के पेट्रियार्की को और भी ज़्यादा, मर्द परस्ती को और भी ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर 2-3 बात की जाए तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में मोर और लेस इगैलिटेरियन सोसाइटीज होती थी, और पूरी दुनिया में क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, आपस में मूवमेंट था मगर तरीक़े नहीं मौजूद थे मूवमेंट के, तो 2-3 जगहों के ऊपर, जहाँ के ऊपर भी आबादी थी या सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे अलग-अलग वजूहात से पेट्रियार्की की शुरुआत हुई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसकी वजह, फॉर एग्जांपल एक लर्नर करके, एक जी लर्नर करके एक हिस्टोरियन हैं जो कि वुमेन्स हिस्ट्री के ऊपर जिन्होंने काफ़ी काम किया है, और वो कहती हैं कि द रीज़न that patriarchy started was कि जो egalitarian society थी उनके ऊपर tribal societies ने ओवरकम कर लिया, उनके ऊपर काबिज हो गई, और इस तरीके से काबिज हो गई कि जब भी ट्राइबल सोसाइटीज़ में आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो, और हम ये मतलब जब हम वर्ड ट्राइब का इस्तेमाल करें तो हम आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि पूरी सबिका जस्ट अ सेकंड, आप शायद दिख नहीं रही हैं सब। नहीं, आई थिंक तो मैं जरा सबको हाइड करके मैं दोबारा वो नहीं दिख रही हैं, द थर्ड पर्सन इज नॉट विजिबल। हम और आप दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ, बट लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं दिख रही हूँ, तीनों लोग नहीं दिख रहे हैं, तो मैं 1 सेकंड दोबारा हाइड करके शो एंड स्ट्रीम करती हूँ। ठीक। अभी भी मुझे तो दिख रहे हैं सब लोग, लेकिन हमें सिर्फ हम और आप दिख रहे हैं। मुझे भी 1 मिनट पूछते हैं। ये टेक्निकल एरर क्यों आ रहा है पता नहीं, हम लोग को तो साफ दिख रहा है। अनुकृति नहीं दिख रही है, मगर बहुत ही अब दिख रही हैं। अब अनुकृति आ गई। बस बहुत ही सिंपल शब्दों में कि जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ चीज़ों का, जब प्राइवेट ओनरशिप शुरू हुई फार्म लैंड्स की, प्रॉपर्टी की, उस टाइम के ऊपर पेट्रियार्की की शुरुआत हुई, क्योंकि औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, उनके रिप्रोडक्शन पावर के ऊपर, सेक्सुअल राइट्स के ऊपर लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, मर्द समाज ने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो क्या होता था कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में, और ये हम जी लर्नर की रिसर्च से बता रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटीज़ में क्या होता था कि जब औरतों को जब किसी एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था तो हारे हुए मर्दों को मार देता था और बच्चों और औरतों को स्लेव्स बना लिया जाता था। तो इस तरीके से इस चीज़ की शुरुआत हुई, और देयर इज़ नो वन थिंग जो ये बताती है कि दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से प्रजासत्ता की शुरुआत हुई। मल्टीपल रीजंस थे, और वो चीज़ें जो कि एक्चुअली ताकत हैं उनको कमज़ोरी माना गया, यानी हसास होना, एहसास रखने को, नर्म दिली को, इमोशंस के एक्सप्रेशन को कमज़ोर माना गया। तो अभी भी अगर औरतों को कमज़ोर माना जाता है तो उन वजहों से माना जाता है जो कि एक्चुअली कमज़ोरी नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। अभी भी अगर आप प्रेजेंट डे में कोई कह रहा है कि सबिका नहीं दिख रही है सब, सबिका आई थिंक दोबारा उस लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नो इट्स ओके, लेट मी ट्राई। हाँ, आप यहाँ वाला फिर लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, शायद कुछ टेक्निकल एरर हो। सबिका हमारे साथ आ रही हैं। सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू सबको। अब ठीक है? हम लोग को तो दिख रही है, आई डोंट नो ऑडियंस को क्यों नहीं दिख रहा है। हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना, अब क्या फर्क पड़ता है चेहरे से, पता नहीं। आवाज इज मोर इम्पोर्टेंट ना, बात ज्यादा जरूरी है, चेहरा दिखाई दे या ना दिखाई दे। बिल्कुल ठीक है, तो बिना चेहरे के काम चला ली हजरात।
हम लोग बातचीत करते हैं बिना चेहरा दिखाए, अल्फाज ज्यादा जरूरी हैं। तो हाँ, तो बेसिकली कोई एक वजह नहीं है। और आज भी अगर देख लीजिए कि उन क्वालिटीज को औरतों की जो कि हमेशा कमतर माना गया है, कमजोर माना गया है, शायद वही वजह है जिसकी वजह से एक वुमन लेड कंट्री इज डूइंग फार बेटर in handling the COVID crisis than other countries which are led by men. So ये जो कमजोर अल्फाज है उसका इस्तेमाल भी सिर्फ मर्दानगी को, जो मर्दानगी नहीं है वो कमजोर है, या जो मर्द जैसा नहीं है वो कमजोर है। और अगर कोई ऐसा जो कि नॉन हेट्रोसेक्सुअल मेल है, कोई ऐसा काम करता है जो कि बहादुरी का है, जो कि लाजवाब है, जो कि बदलाव लाने वाला है, तो उस इंसान को भी मर्द बोल दिया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। क्यों क्यों वो भागी? अगर उसने लड़ाई की और अपने हक की बात की और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, अपने औलाद के हक के लिए बोली, तो फिर वो मर्दानी क्यों हुई? किस हैसियत से मर्दानी? तो हम लोगों ने क्या किया है कि क्वालिटीज और स्ट्रेंथ्स को भी स्टेरियोटाइप कर दिया है। सही बात है। बिल्कुल। इसमें मेरा एक एक व्यू है कि जैसे क्या कहते हैं कि बिजनेस वुमेन, तो हम लोग बिजनेस मैन क्यों नहीं कहते वुमेन्स को? क्यों हमें वो चीज डिफाइन करनी पड़ती है कि वो बिजनेस वुमेन है? ये चीज डिफरेंशिएट वहां भी होता है कि बिजनेस मैन और एक बिजनेस वुमेन। तो इस चीज में भी वो चीज आती है कि औरत और मर्द, बिजनेसमैन है वो बिजनेस वुमेन है। क्यों? देखिए, जबान और भाषा एक बहुत बड़ा औजार है किसी भी ओप्रेसिव सिस्टम को आगे बढ़ाने का। तो हम तो कहते हैं ना बिजनेसमैन कहो ना बिजनेस वुमन, किसी भी प्रोफेशन से जेंडर अटैच करने की क्या जरूरत है? जब आप मैन और बिजनेस वुमन पर्सन बोलना चाहिए। बिजनेस पर्सन बोलना चाहिए, क्योंकि मैन और वुमन जब आप बोल देते हैं तो आप एक जेंडर की बाइनरी में जीते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैन और वुमन की बाइनरी के परे हैं, who do not associate with being a man और वुमन, वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो हमारी जबान हमेशा से ओप्रेसिव है। मतलब जैसे खुदा और भगवान के लिए हमेशा मेल जेंडर प्रोनाउन और सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है, तो जबान हमेशा से ही वो रही है। और अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो हमें किसी भी सिस्टम कैसे शुरू हुआ बहुत जरूरी उसके ऊपर गुफ्तगू करना, बट किस तरीके से वो सिस्टम अभी तक मजबूत है, उन औजारों में से पेट्रियार्की और मर्द परस्ती के औजार जो है उसमें से भाषा एक बहुत बड़ा औजार है और उसने मजबूत किया है इस सिस्टम को। बिल्कुल। और सिर्फ पेट्रियार्की नहीं बल्कि डिसेबिलिटी भी। हम लोग बातों बातों में ही कहते थे कि तुम ये नहीं देख पा रहे हो तो क्या तुम फलां हो, क्या तुम धमक हो। हम लोग एबिलिटी की बात भी इस तरीके से करते हैं कि जैसे हमारी जो डिसेबिलिटी है वो किसी कस वर्ड या गाली के तरीके से या किसी की बेइज्जती करने के तरीके से काम आ जाती है। तो ये एक एबलिस्ट समाज को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबान का। सविका जी, तो बॉलीवुड हॉलीवुड से काफी इंस्पायर होता है, ये सब जानते हैं और मानते भी हैं, ऐसा सबका मानना है। तो सब बॉलीवुड में एक एक हैशटैग मीटू मूवमेंट आया था अभी कुछ टाइम पहले, और ये हॉलीवुड में काफी टाइम पहले ही आया था, लेकिन बॉलीवुड में अब इधर 1-1.5 साल पहले आया। तो काफी महिलाओं ने अपने आवाज उठाई, एक्टर एक्ट्रेसेस ने आवाज उठाई थी कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, उनके साथ भी हरेसमेंट हुई थी वर्क प्लेसेस पे, इंडस्ट्री में हुआ था। लेकिन काफी लोगों ने उनपे ये उंगली उठाई कि इतने सालों बाद क्यों आवाज उठाई। यार ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, मतलब मीटू मूवमेंट के ऊपर चर्चा एक अलग डिस्कशन है ऑल टुगेदर, जिसमें मतलब कि हम लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से नारीवादी सोचते हैं कि किस तरीके से इस जो मीटू मूवमेंट है उसको आगे ले जाया जाए, किस तरीके से ड्यू प्रोसेस ने हम सब लोगों को फेल किया और हमें पब्लिकली बोलने की आवश्यकता हुई। देखिए, जब भी कोई सर्वाइवर जब भी कोई मजलूम जिसके ऊपर जुल्म हुआ है आवाज उठाता है, और खासकर औरत आवाज उठाती है, तो जब
एकदम से हुआ होता है और वो आवाज उठाती है तो उससे कहा जाता है अरे अभी मत उठाओ, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, ये बर्बादी आ जाएगी, वो बर्बादी आ जाएगी, ये परेशानी हो जाएगी, वो परेशानी हो जाएगी, जो तुम्हारा ओप्रेसर है, जो अब्यूजर है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वो ये कर देगा, वो कर देगा। जैसे एकेडेमिया में भी हमने खुद सुना है कि एक पीएचडी स्कॉलर अपने सुपरवाइजर के ऊपर जब अपने सुपरवाइजर जो उसको रेगुलरली सेक्सुअली हरास करता था उसके खिलाफ कंप्लेन करने जा रही थी, तो उसी के दोस्तों ने कहा कि वो तुम्हारी पीएचडी रुकवा देगा, अभी मत करो, अभी मत करो, जब तुम प्रोफेसर बन जाना, जब तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम बोलना और बताना कि ऐसा हो गया है। तो जब पहले करने वाले होते हैं तो औरत के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, कह रहे तुम्ही ने कुछ ऐसा किया होगा और गलत फहमी हो गई होगी या फिर तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। और जब बाद में आवाज उठाते हैं तो कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई। और जब ये हम बोलते हैं कि तुमने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई, तो हम जो सर्वाइवर है उसने जो ट्रॉमा झेला है इतने साल, उस ट्रॉमा को प्रोसेस करने में जो समय लगाया है उसको हम लोग डिसमिस कर देते हैं। वी फॉरगेट कि कितना दम लगता है, कितनी ताकत लगती है, कितनी इमोशनल स्ट्रेंथ लगती है सवाल उठाने में, कंप्लेन करने में। आप पुलिस थाने भी अगर जाके कंप्लेन करते हैं तो द बिहेवियर ऑफ द पुलिस इज सो डैम इनसेंसिटिव, इट इज सो डिफिकल्ट टू फाइल अ कंप्लेन। और जरूरी नहीं, समटाइम्स व्हाट वी आर फेसिंग हमें ऐसे शॉक स्पेस में, मेंटल स्पेस में, इमोशनल स्पेस में लेके जाता है दैट हम डिनायल में चले जाते हैं। एंड दीज आर ऑल नेचुरल प्रोसेसेस टू डील विद ट्रॉमा, टू डील विद अटैक ऑन यू। तो हम लोग इमोशनल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ जो लगती है आवाज उठाने में उसको डिसमिस कर रहे होते हैं। और ये पुराना तरीका है, विक्टिम ब्लेमिंग एक पुराना तरीका है कि तुमने उस वक्त, अब तुम्हारा कोई फायदा हो रहा है इसलिए। अब हमेशा ये देखना कि जो औरत आवाज उठा रही है उसका कोई हिडन एजेंडा है। क्यों, खासकर हिंदुस्तान में कोई औरत क्यों आवाज उठाएगी जब उसे पता है कि वो विक्टिम ब्लेम होगी, कि 10 लोग और आके उसे गाली सुनाएंगे, स्पेशली फैंस उन लोगों के, बड़े बड़े स्टार्स के जिनके नाम लिए गए हैं। तो उसको तो और एक्स्ट्रा मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा जब वो आवाज उठाएगी तो, और झेलना पड़ रहा है। सो मेनी रेपिस्ट्स आर स्टिल गेटिंग रोल्स। आई मीन फॉर दैट मैटर आलोकनाथ के ऊपर अलेजिडली इतने सारे इल्जाम लगे थे, वो कोई मीटू पे रिसेंटली एक मूवी आ रही है उसमें वो जज का रोल कर रहे हैं। दैट डजंट चेंज। whereas probably जिसने इल्जाम, एग्जैक्टली, और जिसने इल्जाम लगाया था प्रॉब्ली उसको बहुत सारी मूवीज में अब रोल्स नहीं मिलेंगे या बहुत उनका सही काम बात आगे नहीं है। बढ़ेगा। बहुत ही तो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है लोगों को और ये लोग नहीं समझते हैं, और बहुत सही बात है। तो हाँ सविका, तो आप इन सब चीजों में हमेशा से बहुत एक्टिव रही हैं, वोकल रही हैं, और इस समय तो खैर कोरोना वायरस की देन है कि हम सब घर में बंद हैं, बैठे हैं घर में दिन भर ऐसे लैपटॉप्स के थ्रू आजकल बातें हो रही हैं। यही टेक्नोलॉजी अब जाके हमारी सच में उपयोग में आ रही है। तो कोरोना के जस्ट पहले की बात की जाए, नॉट इवन अ सिंगल डे पहले की, लास्ट मोमेंट तक ये सब चल रहा था, एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देश में चल रही थी। तो हम लोग CANRC की बात कर रहे हैं। तो उस प्रोटेस्ट में आप काफी एक्टिव थी, आप शाहीन बाग भी गई थी, आपने अपनी कविताएं वहां पढ़ी थी। तो कहा जाता है कि वो एक पूरा महिलाओं का आंदोलन था, शाहीन बाग की औरतों ने वहां का आंदोलन अपना बढ़ाया, बनाया, उसको कायम रखा। लखनऊ में भी घंटा घर में औरतों ने बहुत अच्छे से अपना पूरा आंदोलन बनाए रखा, बहुत अच्छे से काम किया। तो जब हम लोग, लेकिन इतना हम लोग देखते हैं, आज भी कितनी बातें होती है, शाहीन बाग की औरतों को बहुत शाबाशी दी जाती है, लेकिन जब हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग नहीं देखते हैं कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को फ्रंट फुट पे लाया जा रहा है या उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है फ्रंट फुट पे आने के लिए। और ये सिर्फ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जितनी भी जनरली हम लोग देखा जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हमने नहीं देखा है कि उतने बढ़ावे से, उतने अच्छे से काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम लोग उसका कोई ग्राउंड वर्क एज सच देख नहीं रहे अपने रियल लाइफ में। तो उस पे आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है कि हम औरत को हमेशा उसके रिश्तों से पहचानते हैं।
वो बेटी है, वो माँ है, वो बहन है, वो बीवी है, उसके बियॉन्ड अपेरेंटली औरत का खुद का कोई वजूद ही नहीं है। मगर एक चीज हम इसमें डर करने के बजाय कि ये क्यों नहीं, हम सबको पता है कि क्यों नहीं औरतों को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो भारतीय पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा जातिवादी, मैस्कुलिन, हेट्रोसेक्सुअल इन नेचर है। और ये इन्वॉल्व करती, इसमें इन्वॉल्व होता है गुंडागर्दी, 56 इंच की छाती वाली बातें, सामने वाले जो जो ऑपोजिशन में है उसको कोट अनकोट इमैस्कुलेट करने की साजिशें, ये दिखाना कि तुम मर्द नहीं हो, तुम मतलब देश की सेवा सिर्फ मर्द लोग कर सकते हैं, वो मर्द सबसे उत्तम है जो अपने घर को छोड़ के बस देश की सेवा में लग जाए, एंड ऑल ऑफ दैट क्रैप जो हमारे मैस्कुलिन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ावा देते ही चला आता है हमेशा से। मगर ये बात सच है कि हम पॉलिटिक्स को सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से ही समझते हैं, यानी हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिर्फ अपनी महिला विंग बना बनाकर सारे उन्होंने जिम्मेदारियों से हाथ छोड़ दिया है। लेकिन कहा जाता है दैट इफ देयर इज नो सीट फॉर यू ऑन द टेबल देन यू मेक अ न्यू टेबल। और औरतों ने विविध आंदोलनों में हिस्सा लेकर, चाहे वो वर्कर्स मूवमेंट हो, चाहे वो किसान मूवमेंट हो, चाहे वो आशा वर्कर्स मूवमेंट हो, चाहे वो ट्रांस वुमेन ने जो अपने आंदोलन किए हैं, इन सारे मूवमेंट्स में, चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स का मूवमेंट हो, चाहे दलित राइट्स और आदिवासी राइट्स मूवमेंट हो, इन सारे मूवमेंट्स में औरतों ने सवाल उठाकर, आवाज उठाकर ये बता दिया है कि राजनीति में उनका उतना ही योगदान है जितना बाकियों का। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जब आप पॉलिटिक्स की बात करें तो शाहीन बाग जैसे आंदोलनों में जिसमें औरतें आई, बैठी, और पहले भी फांसीवाद से, देखिए फांसीवाद और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा औरतों से डरती हैं, उससे भी ज्यादा वो बोलती हुई औरतों से डरती हैं, और उससे भी ज्यादा हाशिए पे खड़ी बोलती औरतों से डरती है। तो सबसे ज्यादा डर लगता है बोलती हुई दलित औरत से, बोलती हुई मुसलमान औरत से, बोलती हुई आदिवासी औरत से, बोलती हुई डिसेबल्ड औरत से, उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। तो जब हम शाहीन बाग की बात करेंगे तो वो हमारी भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आशा वर्कर सड़क पे आ रही हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है। आप मुन्नार में जाके देखिए, टीम प्लांटेशन वर्कर्स मूवमेंट पूरा के पूरा औरतों ने चलाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन में औरतों का कितना बड़ा योगदान रहा। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली मणिपुर और मेघालय की औरतें और माएँ, जिन्होंने चाहे वो कश्मीर की माएँ हो, they have all spoken a lot about the resilience of women। हर गांव के ऊपर औरतों ने किस तरीके से पॉलिटिकल नैरेटिव में बदलाव लेकर आई। और ये याद रखना जरूरी है कि जब औरतें किसी भी मूवमेंट के फ्रंट पे होती हैं तो उस मूवमेंट में एम्पैथी होता है, उस मूवमेंट में प्यार, मोहब्बत, इक्वालिटी और ये सेंस कि हम हाशिए पे खड़े हैं तो हम दर्द समझते हैं उस हर एक का जो दूसरे हाशिए पे खड़े। तो औरतों के द्वारा लीड किए गए मूवमेंट्स में सॉलिडैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। औरतों के द्वारा लीड किए हुए मूवमेंट में ये पहल नहीं होती कि कौन आगे होगा, किसका नाम होगा, वो मैस्कुलिन और वायलेंट नहीं होते जैसे कि बाकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो उम्मीद है कि शाहीन बाग के मूवमेंट से और इतनी सारी यंग स्टूडेंट और मुस्लिम और दलित औरतों की आवाज़ों को सुन के, जो कि लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, गा रही हैं, लंबी ज़्यादा तादाद में सड़कों के ऊपर फांसीवाद को और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, होपफुली अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक प्रॉपर ऑपोजिशन इस देश में तैयार करना चाहती हैं एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स का, तो वो इन औरतों से इंस्पायर होंगे और नए कदम उठाएंगे अपनी पॉलिटिक्स को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के। बिल्कुल। सभी का सोशल मीडिया हम सभी यूज करते हैं, अभी हम सब यूज करते हैं, तो वहां पे होता है कि कोई ट्वीट आता नहीं है कि वो इतना वायरल हो जाता है कि सभी लोग उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो वैसे ही एक चीज है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इंडिया में एक गाली बन गई है अब, ज्यादातर लोग इसको सैडो फेमिनिज्म बुलाते हैं। आपके हिसाब से फेमिनिज्म की क्या परिभाषा है और लोग इसको इतना गलत क्यों समझते हैं? यार उस दिन हम लोग बातचीत कर रहे थे तो एक किसी मेरे दोस्त ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम फेमिनिस्ट हो तो तुम्हें इसी बात से पता चल जाएगा कि कितने मर्द परस्त लोग तुमसे नफरत करते हैं।
So it is said that you're a feminist because men hate you. But the whole point is कि जैसे Black Lives Matter है, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स सारी जिंदगियां मैटर करती हैं, मगर अपेरेंटली जो सिस्टम और स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ये इंश्योर करता है कि जो अफ्रो अमेरिकन पॉपुलेशन है या जो ब्लैक पॉपुलेशन है अमेरिका की, वो कम मैटर करती है, क्योंकि बड़ा आसान है उनको एक गोली से उड़ा देना, उनके एवरीडे स्टेप्स को भी एज क्रिमिनल एक्टिविटी लेना, उनकी अगर वो जॉगिंग के ऊपर जा रहे हैं तो दैट कुड बी सीन एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर वो एक टोल बूथ पास कर रहे हैं या फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज सीन एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो इस वजह से व्हेन वी से ब्लैक लाइव्स मैटर, इट डजंट मीन दैट other lives don't matter. In the same way, when we talk about, और सबसे हंसी की बात यह है कि जो मर्द परस्त समाज है और आइडियोलॉजी है वो हर चीज अपने बारे में बना लेता है। द मोमेंट वी से कि हम औरतों के लिए लड़ रहे हैं, औरतों की बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा मेरा नाम कहाँ है, तो ये कितना चाहिए में मैन है, लाइक हाउ मच ऑफ मैन डू यू वांट एवरीवेयर। सदियों से हर चीज के नीचे सिग्नेचर में मर्द लिखा हुआ है। So why is it that you also want to make a movement that has primarily been started to talk about the marginalized to be about you? जब ह्यूमैनिटी का मतलब सब कुछ हो सकता है, जब मैन लिख के वाइट यूरोपियन ऑथर्स बड़ी बड़ी फलसफे गढ़ सकते हैं that the man should remember that, the man should remember that, जब हम फेमिनिज्म कह रहे हैं इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? Why is your masculinity या मर्द परस्ती है? जब हम मर्द परस्त की बात कर रहे हैं, हम हर एक इंसान की बात कर रहे हैं, जब मर्द औरत कोई भी हो, किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखता हो, अगर वो ये समझता है कि किसी एक जेंडर के फर्द को दूसरे जेंडर के फर्द के ऊपर हिकमत मतलब हुकूमत होनी चाहिए या ऊंचाई मिलनी चाहिए या प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, उस हर के लिए हम ये बात कहते हैं कि अगर तुम मर्द परस्ती इतनी ज्यादा फ्रेजाइल है कि एक मूवमेंट जो कि अपना नाम अपने लोगों के नाम पे रखता है, उससे ये तड़प जाती है, परेशान हो जाती है। तो मतलब ऑफ कोर्स फेमिनिज्म बेसिकली मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल, बट फेमिनिज्म इज अ नेम दैट टेल्स अस कि हमें शुक्रगुजार होना है उन औरतों का जो हमसे पहले आई, जिनको जला दिया गया, मार डाला गया, जिनके कैरेक्टर का असैसिनेशन हुआ, तमाम चीजें जिनके साथ हुई, जिनकी वजह से आज हम और आप अंग्रेजी और रूसी जबानों में बात कर पा रहे हैं या इवन सोशल मीडिया का एक्सेस कर पा रहे हैं या पढ़ लिख पा रहे हैं, ये औरतें हैं जिनकी वजह से, जो हमसे पहले आई, हमारी नानी दादियाँ, हमारी वो औरतें जो कि नानी दादी भी नहीं बनी बल्कि सिर्फ औरतें थी, मतलब जिनको रिश्तों से नहीं जानना है, जो कि जिन्होंने बदलाव लाए, वो औरतें जिनको चुड़ैल समझ के, जिनको विचेस समझ के सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया या जला दिया गया, दार के ऊपर जला दिया गया। The whole point is that we are grateful that we are grateful that towards the women who came before us. So feminism का basic माना ये है कि देखो, हम ये समझते हैं कि जो ऑप्रेसिव सिस्टम है उसकी लेयर्स हैं, सारी औरतों ने किसी ना किसी तरीके से जुल्म झेला है मर्द परस्ती के हाथों, और शायद जो दलित औरत, शायद नहीं जरूर जो दलित औरतें हैं उन्होंने और ज्यादा जुल्म झेला है, क्योंकि उन्हें दो ऑपरेशन का सामना करना पड़ा है, एक पेट्रियार्की, दूसरा ब्रह्मैनिकल कास्टिज्म। मुसलमान औरतें they have to face communalism as well as patriarchy. So disabled people have to face the oppression by ableists as well as patriarchy. तो हम लोग intersectionality और जो layers है oppression की, उसको हम recognize करते हैं और सबकी बराबरी की बात करते हैं। और फेमिनिज्म के लिए दूसरे अल्फाज है प्यार, मोहब्बत, एक औरत को दूसरे औरत को उठाना और आगे बढ़ने के लिए encourage करना, because feminist women lift each other up. We talk about love, we talk about equality, और मेरा दिल बहुत टूटता है क्योंकि feminism is as much about men as well and other genders as well, क्योंकि ये मर्द परस्ती है जो कि आपको धोखा दे रही है, मर्द परस्ती है जो ये इंश्योर कर रही है कि अगर किसी मर्द को गुलाबी रंग पसंद है तो वो नहीं पहन सकता, अगर किसी मर्द को सजना धजना पसंद है तो वो नहीं पहन सकता, अगर कोई मर्द रोड पे
मोहब्बत करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, आंसू बहाना चाहता है तो नहीं कर सकता, घर की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है या केपेबल नहीं है उठाने के लिए तो वो नहीं कर सकता। ये मर्द परस्ती आपको गलत मैसेज देती है, हमेशा सीना चौड़ा करने के लिए बुलिंग का जरिया बन जाता है। अगर कोई लड़का, छोटा सा लड़का, अगर वो मर्द की तरह एक्ट ना करे तो वो बुलिंग उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। इनफैक्ट ये मैस्कुलिनिटी इंश्योर करती है कि आप हसास ना बने, ये मर्द परस्ती इंश्योर करती है कि आपके दिलों में नरमी ना हो, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी जिंदगियों के लिए। तो बस इतनी सी बात है दैट दिस मूवमेंट इज फॉर एवरीवन। एंड जब जब हम बात करते हैं कि औरतों ने के साथ ये, औरतों के साथ वो हुआ, तो हमेशा सामने वाले आके कहने लगते हैं बट मर्दों के साथ भी तो धोखे होते हैं, मर्दों के ऊपर भी तो गलत इल्जाम लगते हैं, मर्दों के साथ। अरे भाई, जब हम औरतों के राइट्स की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, आप तभी क्यों जवाब में मर्दों के हुकूक की बात करते हैं? भाई अलग से भी तो करिए। वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड विद यू इफ यू टेल अस दैट I am baffled that you don't talk about men actually. You don't talk about the child sexual abuse that boys face when they are growing up. आप बात ही नहीं करते हैं the different kinds of reproductive health issues that men, sexual and reproductive health issues that men might be facing. तो आप बात करिए। मतलब इंटरनेशनल मेंस डे भी है, इंटरनेशनल मेंस डे भी जो होता है, लोग उसको एंटी वुमेन डे बना देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट इट इज अ डे primarily used to talk about the health issues that men are facing. It is about talking about testicular cancer that and prostate cancer that men face. कई बार ये वाली बात कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, नहीं, इट इज औरतें औरत होने की वजह से औरत की दुश्मन नहीं होती हैं। औरतें शायद मर्द परस्ती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप औरत हैं तो आप नारीवादी हैं, तो एनीवन फ्रॉम ऑल द जेंडर्स कुड बी मर्द परस्त। वो हमारे घरों के सिस्टम में भी नजर आ जाता है कई बार। बहुत सारे लोगों का दिल सही बात कही आपने, सभी का ऑफेंड हो जाते हैं आप जैसे ही नारीवाद की बात करते हैं, तो देयर आर मल्टीपल मेन हु विल डेफिनेटली बी ऑफेंडेड एंड इट इज ओके। आई मीन इट इज ओके फॉर देम टू गेट ऑफेंडेड। उनको शायद और वक्त लगे सोचने और समझने में कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो और अगर आप सच्चाई और हक की बात कर रहे हो, तो ये भी एक सच्चाई और हक है जिसे आपको झेलना है। आप भक्त जन को कहते हैं कि भाई वो हमारी बात नहीं सुनते, बस अपनी रट लगाए जाते हैं, अपनी रट लगाए जाते हैं। बट ट्रूली जब औरतें अपनी बात कहती हैं तो मर्द परस्त मर्द और औरतें दोनों हमारी बात नहीं सुनती, खासकर मर्द, क्योंकि उनको उनके जिसके पैरों के नीचे से पावर स्ट्रक्चर छिनेगा वो उतना ज्यादा अगेंस्ट होगा उस चीज का जो उनका पावर स्ट्रक्चर छीन रहा है। तो जब जब औरतें औरतों के हक की बात करेंगी तो सामने वाला इंसान जिसके नीचे से पावर स्ट्रक्चर छिन रहा है वो परेशान हो गई। हाँ, तो आपने बात जब की प्यार की, तो बात सही है कि प्यार होना बहुत जरूरी है। दिल में सना आपकी आवाज कट रही है। नम्रता होनी चाहिए सभी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। उसमें भी मैन आते हैं हमारे दिखाने की, पेश करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फिल्म देखी थी, तो उस फिल्म में वही प्यार हुआ इकरार हुआ टाइप्स। तो उसमें पहले तो लड़की का कि ना ना ना, लेकिन फिर लड़का जाता है उसके पीछे, अपनी जी जान लगा के, अपने जुगाड़ कर पीछा करता है, बात करने की कोशिश करता है। तो बात करने टेल की तरह एकदम हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है, दोनों का साथ आ जाते हैं। तो देखा जाए तो आता है। हाँ, नहीं, सना आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मुझे लग रहा है काफी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, ये नेटवर्क इश्यूज काफी हो रहे हैं, जिस वजह से सना तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है।
बट आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन सना, बट इससे पहले कि हम आगे पहुंचे, किसी ने कमेंट में लिखा है कि मी मेरी टू आवाज मूवमेंट का, हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और हमें आपका सवाल समझ में आ गया, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक किसी ने कमेंट में लिखा है कि अनुकृति का क्वेश्चन जो मी टू मूवमेंट के ऊपर था उसके ऊपर और ग्रेटर एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हम इतना बता दें कि वो जो क्वेश्चन था उसके दो हिस्से थे। एक तो ये था कि मी टू इंडिया में इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। इसलिए सक्सेसफुल नहीं, मतलब सक्सेसफुल है क्योंकि देर आर सो मेनी अदर women who are coming out and talking about it, especially newer actors like Taapsee Pannu or Swara Bhaskar and others who are talking about this. बहुत सारी मूवीज बन रही हैं अब। एक टबू नहीं रह गया है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करना, जो कि पहले हो गया था, बहुत मुश्किल था। तो हम ये कहेंगे कि जो मीटू मूवमेंट फिल्म इंडस्ट्री में हुआ उसने रास्ते खोल दिए हैं आगे और ऑपरेशन को तोड़ फेंकने के और सवाल उठाने के लिए। मगर हमें ये भी समझना है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑपरेसिव सिस्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। They are based not just on patriarchy but a lot on privilege, on nepotism, on मतलब पूंजीवाद, on कास्टिज्म। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये बना हुआ है और ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर थ्राइव करता है। तो पहला वार हो गया है और इसके ऊपर वार होता चला जाएगा। मतलब पहला वार हो गया और आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात ये कि द रीज़न कि इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन मूवीज़ में दिखाया जाता है, और वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये एक अंडरलाइंग आइडिया है कि औरत या तो किसी एक्स मर्द की प्रॉपर्टी है या वाई मर्द की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप, बहुत ही पॉपुलरली एक जोक है कि अगर कोई लड़का आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप उसे ना करें तो वो नहीं सुनता है, लेकिन अगर आप उसे ये कह दें दैट आई एम डेटिंग समवन एल्स और आई एम मैरिड, तो वो पीछे हट जाता है क्योंकि दैट पर्सन रिस्पेक्ट्स योर consent far less than they respect the authority of another man far more. तो वो दूसरे इंसान के अथॉरिटी को, तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये ही दैट इज द रीजन वाई ये रोमियोगिरी, नॉट रोमियोगिरी बट ऑल दिस नाटक ऑफ स्टॉकिंग एंड मतलब विच इज़ वेरी सीरियस ऑफेंस जो कि शुरू होता है। और स्टॉकिंग और परेशान लड़के करते हैं और खामियाजा उसका लड़कियों को भुगतना पड़ता है। सो अगर कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और वो लड़की अपने तहत उसे डील करने की कोशिश कर रही है, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि दूसरे लोग हमेशा उस लड़की के आने जाने निकलने के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। उसके माँ बाप के अगर तो कोई लड़का तुम्हें स्कूल में फॉलो कर रहा है तो ठीक है, तुम आज से स्कूल नहीं जाओगे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें करेक्शन जो होता है वो लड़कियों के बिहेवियर पे होता है और लड़कों के बिहेवियर पे नहीं होता है। और हमारी मूवीज और गाने ज़्यादातर इस ऑब्जेक्टिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड शायद और ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग जब गाने लिखने लगेंगे और गाने लगेंगे और फिल्म के एक्टर्स सवाल उठाने लगेंगे उन गानों की लिरिक्स के ऊपर, उन पंक्तियों के ऊपर, और तो शायद बदलाव जल्द आएगा। The more film directors and producers and script writers are women, the more there are sensitive women who do this work, the change will come. सही बात है। और भाई मेरा यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली कि बॉलीवुड रोमांस का नाम देके कैसे इतने सालों से ये हरासमेंट का एक बीज ही बो रहा है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो, डायरेक्टली नहीं, बहुत सुंदर तरह को पोर्ट्रे करके उस टाइप में। काफी सारी ऐसे डायलॉग्स वगैरह भी, अपना सवाल पूछना चाहिए। काफी सारे डायलॉग्स वगैरह भी फेमस होते हैं कि हंसी तो फंसी, और लड़कियों के हाँ में भी ना होता है, मतलब ना में भी हाँ होता है। तो ये सब चीजों को भी वो लोग गलत लेते हैं। जैसे कि अगर लड़की ने ना कह दिया तो इसका मतलब ये कि अच्छा वो हाँ कहना चाहती है लेकिन वो नहीं कह रही। हाँ, ये थोड़ा सा इन लोग की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। इनको लिखित में देना चाहिए भाई, ना मीन्स NO, इट मीन्स नो। मतलब ये मतलब आई वांट टू क्रैक अ जोक ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि किस दिन समझ में आएगा लोगों को, किस दिन समझ में आएगा लोग। एंड आई थिंक इट इज अ लॉट अबाउट हाउ वी आर ब्रॉट अप। हम हमेशा कहते हैं कि सोशल इमोशनल लर्निंग स्कूलों में, एजुकेशन सिस्टम में और पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को कंसेंट सिखाना ये एक बहुत ही आवश्यक तरीका है। जिस तरीके से यू आर ब्रॉट अप
tells a lot about what you are going to become. Of course इस वाले आर्गुमेंट में भी बहुत सारे लेयर्स हैं. हर कोई प्रिविलेज तरीके से ब्रॉट अप नहीं होता है और हर किसी को सिमिलर तरीके से माँ और बाप के साथ वक्त, अगर आप मजदूर माँ बाप हैं तो शायद आप अपने बच्चों के ब्रिंगिंग अप में आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो और ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और अलग होते हैं. अगर आप एक किस जगह पे आप रह रहे हैं, आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. मगर शायद स्कूल ऐसी जगह है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो गैर सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उनमें अगर कंसेंट का आइडिया, उनमें अगर सोशल इमोशनल लर्निंग का आइडिया करिकुलम में मौजूद हो, तो शायद लड़के हंसी तो पसी नहीं समझेंगे. वो समझेंगे कि हंसने का मतलब ये है कि द पर्सन इज जस्ट हैप्पी, शाय, laughing at you or whatever, like हंसने का वो सही माने समझ पाएंगे अगर उन्हें पता है कि इमोशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. और एक सामने वाले की कंसेंट की इज्जत करना वो भी बचपन से स्कूलों में सिखाएगा. बिल्कुल. हमने हिस्ट्री देखी है, मतलब हम हिस्ट्री देखे, पढ़ रहे हैं, देखे भी है, मतलब देखा है, पढ़ा है, और आज भी औरतों को काफी बंद रखा जाता है. उन्हें बुरखे में रखा जाता है, उन्हें घूंघट में रखा जाता है. उनकी बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कराई जाती, 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कराई जाती, शायद 12वीं के बाद ही उनकी शादी की सोचने लगते हैं कि अब ये घर बार देखेगी कि पढ़ाई पे ध्यान देगी. तो ऐसा क्या है कि मतलब धर्म के आड़ में लड़कियों को, औरतों को बंद रखा जा रहा है? हाँ, ये सच है और ये हमेशा से होता आ रहा है. वो प्रथाएं जो कि औरतों के ऊपर फोर्स की जाती हैं, जैसे घूंघट हुआ, बुर्का हुआ, हिजाब हुआ, फोर्स की जाती हैं. और उनके हाँ मतलब सती जो कि अब बैन है, मगर हम जैसे जैसे वक्त बदलता है, जैसे जैसे फिजिकल स्पेस बदलती है, वैसे वैसे ऑपरेशन के तरीके बदलते हैं. पहले जो हरासमेंट सिर्फ घरों तक सीमित था, अब शायद वर्क स्पेस में भी, अब शायद नहीं, डेफिनेटली वर्क स्पेस में भी आ गया है. शहर में इंसान जाता है, लड़कियां जाती हैं, तो ऑपरेशन के तरीके बदल जाते हैं. ऑपरेशन सेम रहा है, बस उसके तरीके बदल गए हैं. कुप्रथाएं जैसे फोर्सफुली हिजाब और घूंघट कराना, ये सारी चीजें, मर्द परस्ती, कास्ट, इन सब चीज़ों का एक और कम्युनलिज्म, इन सब चीज़ों का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है. और औरत के कपड़ों को उसके कैरेक्टर से जोड़ना, उसके मूवमेंट्स के ऊपर रोक लगाना, दीज हैव ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ पेट्रियार्की. और धीरे धीरे करके औरतें अपने तरीके से इसको बदल रही हैं, यहाँ तक के डिसाइडिंग वेदर दे वांट टू वेयर अ हिजाब और नॉट वांट टू वेयर अ हिजाब. मतलब देयर इज अ होल पिरामिड ऑफ चॉइस दैट एग्जिस्ट कि अगर वो चुनती हैं पहनना या नहीं चुनती हैं पहनना. उसमें भी बहुत सारे नारीवादी और ये भी कहते हैं कि चूज करना भी शायद बहुत ज़्यादा किसी स्पेस से आता है, स्पेस ऑफ थिंकिंग दैट यू नो wearing a hijab means something and doesn't wearing it means something. But when it comes to feminism, it actually gives freedom to choose the highest priority. आपकी जो freedom है वो के highest priority है, and आपका जो choice है, what you choose to do is the highest priority. And ये जितने भी सारे structures हैं वो रातों रात नहीं टूटेंगे. उनके लिए हर गांव पे मेहनत करने की, उनको हटाने की कोशिश होती है. Like for example, one of my friends जो ऐसे घर से आता है जिनके घर में सब लोग घूंघट पहनते हैं, बट उसकी जनरेशन से पहले के सब लोगों के ऊपर, बहुओं के ऊपर कंपल्सरी था घूंघट पहनना. बट व्हेन when he got married, so his wife was the first woman who said that I'm not going to wear a घूंघट, and she didn't. And probably she was fortunate कि when she asserted कि वो घूंघट नहीं पहनेगी, तो उसके ramifications नहीं हुए. कई बार ऐसा होता है जब औरतें घूंघट पहनती हैं
तो या रिफ्यूज करती हैं या हिजाब पहनना रिफ्यूज करती हैं, तो उसके बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं उनके ऊपर, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो हरासमेंट हो, वो उन औरतों को झेलना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन हम जो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल या एक नारीवादी होने के नाते, हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम से नहीं बता सकते। दिस इज ऑल अ ह्यूज ये आइडिया कि अगर तुम, हाँ, दिस इज ऑल अ ह्यूज मूवमेंट दैट इज गोइंग ऑन, जो हर गांव के ऊपर औरतें तोड़ रही हैं। मतलब कुछ औरतों के लिए पढ़ने जाना ही अपने आप में एक या स्कूल तक जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता है, नौकरी कर लेना एक बहुत बड़ा कदम होता है, अपने मर्जी के कपड़े पहन लेना एक बहुत बड़ा कदम होता है। और हमेशा औरतों को इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। मतलब जब वो हिजाब नहीं पहनती तो उनसे कहा जाता है, अरे हीरा तो तुम छुपा के रखोगी, उसको सामने तो नहीं रखोगी। अगर तुम लोहे को रस्ट हो जाएगा अगर तुम उसे हवा में खाली छोड़ दोगी। तो ये बोगस आइडिया है सेफ्टी का कि औरतें अगर पूरे कपड़े पहनेंगी तो सेफ रहेंगी, हिजाब कर लेंगी, घूंघट ओढ़ लेंगी तो सेफ रहेंगी। ये एकदम सेफ्टी का सुपर बोगस आइडिया है। और सेफ्टी का असल माने ये होना चाहिए कि हम जो कुछ भी पहने अपनी मर्जी से और जैसे भी सड़क पे और जिस भी समय सड़क पे निकले, हम सेफ महसूस करें। इसलिए नहीं क्योंकि हम फलां कपड़े पहने या फलां कपड़े नहीं पहने, बल्कि इसलिए बिकॉज इट इज एसेंशियल कि हर इंडिविजुअल की सेफ्टी समाज तय कर ले, कि हर इंडिविजुअल को सेफ रहने की समाज तैयारी कर ले, सेफ करने की समाज तैयारी कर ले। तो अगर भाई जी हम हमेशा ये कहते तो क्या अगर हम बिना अगर आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो क्या एक ट्रक आके आपको लड़ा दे और कह दे कि भाई तुम हेलमेट नहीं पहने थे, इस वजह से हमने तुम्हें लड़ा दिया। अब तुम हेलमेट नहीं पहने हो तो जरूरी है कि तुम पे वार हो। तो अगर हम हिजाब या घूंघट नहीं पहने हैं तो जरूरी है हम पे वार हो, इज अ बोगस आइडिया ऑफ सेफ्टी। मतलब हिजाब और घूंघट और एनीथिंग, एनी ड्रेस कोड शुड नॉट बी थ्रस्ट अपॉन वुमेन एट ऑल। बिल्कुल, लड़की का एंड डिस्पाइट पहनावा दिस, उनका उसका कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता। वैसे ही वही बात हो जाती है यहाँ पे कि अगर वो हिजाब पहनती है और अगर वो बुर्का पहनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ लड़कियों के साथ फिर एब्सोल्युटली, भी गलत होता है, ये सिर्फ सोच सोच की बात होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आखिर में बस आपकी एक कविता आपसे सुनना चाहेंगे। अच्छा, एक सेकंड, मेरी एक just हेलो। 1 सेकंड। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सबिका जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ हमें आ रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद सबिका जी का वीडियो नहीं आ रहा है। सबिका जी को शायद नेटवर्क इशू हो गया जिस वजह से उनकी वीडियो रुक गई है और वो हमें उनकी आवाज नहीं आ रही। देखते हैं कि क्या हुआ है। बस
अब आ रही है आवाज? सबको आ रही है? अब आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है। अनुकृति? अनुकृति, आपको आ रही मेरी आवाज? सबिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आई एकदम थिंक। आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आप अपनी पोएम पढ़ें एंड हाँ वी कैन देन तो एंड। हाँ। हाँ तो इस वाली कविता को हमने हमने सोचा था कि हम साड़ी पढ़ेंगे, बट अब हम ये वाली कविता पढ़ेंगे जो कि हमें आप जितनी चाहे अपनी 2-3 कविताएं पढ़ सकती हैं। We'll be glad to नहीं hear them. नहीं नहीं, लोग बोर हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में खासकर। अरे नहीं। बट हाँ, हम ये वाली कविता पढ़ेंगे। एक सेकंड, इसका नाम है जस्ट सेकंड, हाँ, बेशरम औरतें। आज हम अपनी बेशर्मी की बातें करेंगे। हमारी बेशर्मी, उन हजारों लाखों औरतों की बेशर्मी जिनके पिंजड़ों के कुफ्ल दिन ब दिन और कसते जाते हैं। तुम वो कि जिसने मेरी गर्दन पे लगे ताले और भी कस दिए। तुम वो कि जिसने आजाद देश में बिन बताए मेरी आजादी ले ली। तुम वो कि जिसने रातों को खुद के नाम लिख लिया और हमें बेदखल कर दिया उस जायदाद से। सितारों से भरे गहरे नीले थाल का जरा सा हिस्सा भी हमें ना दिया, और जब मैंने मांगा तो इज्जत और सुरक्षा के अनोखे पाठ पढ़ाए। जब खुद छीना तो कभी कभी घर लौट ना पाए। तुम वो कि जिसने पैरों में जंजीर लगा दी, सभ्यता संस्कृति मजहब की दीवारें उठा दी। तुम वो कि जिसका पहरा है और जहनी रंग गहरा है, नजरों को हमसे फेरा है। चौखट पे मेरी अब तो लक्ष्मण रेखा का सुरक्षा बलों का डेरा है। तुम वो जो जोर लगाते हो, हथकंडे नए अपनाते हो, आवाज हमारी दबाते हो, और तुम्हें लगा कि हम खामोशी से साल दर साल, सदी दर सदी, दरसगाह दर दरसगाह, मोहल्ला दर मोहल्ला, मुल्क दर मुल्क तुम्हारी जंजीरों को मानिंदे जेवर पहनेंगे। तुम्हारी रस्सी को हार समझकर सज लेंगे। जबानों पे लगे तालों पर होठ की लाली यक्स करेगी, और हम औरत तुम्हारी पितृसत्ता का रक्स करेगी। नहीं, तारीख में ऐसी तारीखें बार बार आई हैं जब औरत ने बिजलियां गिराई हैं। नहीं, तुम्हारे दिलो जिन्स पे नहीं, तुम्हारी मर्द परस्ती पर, तुम्हारे सुरक्षित किलों पर, तुम्हारी मबाशरत के पैमानों पर, तुम्हारे इज्जत व इस्मत के लंबे दरख्तों पर हमने कुफ्ल भी तोड़े हैं, पिंजड़े की सलाखें मोड़ी हैं, और हर रोज यही जहद जारी है। फिर एक एक खंजर को हम कलम बना लेंगे, रस्सी का घुंघरू बांध के हम सड़कों पे, स्कूलों में, धरनों पे, किताब घरों में दुनिया के चप्पे चप्पे में एक नया नाच दिखलाएंगे। और फिर तुम वो होगे जो नुक्कड़ पे बैठकर मेरी बेशर्मी के तस्करे करते रह जाओगे, मेरा किरदार मेरे कपड़ों से मापते रह जाओगे। मेरे बॉडीगार्ड की नौकरी छुटने के बाद तुम बेरोजगार हो जाओगे। अब तुम बैठो नुक्कड़ पर अपने आरामदेह स्टूलों पर। थोड़ी देर में वहां तुम्हारी ब्रो ब्रिगेड के मेंबर्स आएंगे जो पितृसत्ता के जख्म पर इज्जत का मरहम लगाएंगे, और हमारा क्या है, हम तो बेशरम गुनाहगार डायन औरतें हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे, पिंजड़े तोड़े जाएंगे और रात निगलते जाएंगे। फिर चांद हमारे माथे पर बिंदी बनकर चमकेगा, फिर चांद हमारे माथे पर बिंदी बनकर चमकेगा। तो यस टू ऑल women to be in more positions of decision making, to be big business people, to live their dreams, to create a new world, a more beautiful world that is full of love, equality and inclusivity. बहुत प्यार उस हर एक के लिए जो कि लड़ रहा है इस जुल्म सितम के खिलाफ, और बहुत ताकत उनके कलम को और जोर उनके ख्वाबों को।
तो एक हाँ। लास्ट चीज है कि किसी ने लिखा है कि अगर आप हिजाब पहन रहे अपनी मर्जी से तो आप प्रोटेक्टेड हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई मर्द कहता है कि पहनो तो वो गलत है, तो क्या उसकी चॉइस या फ्रीडम नहीं है? तो आई थिंक मेरा कहना होगा उस पे कि आई थिंक लड़कियों की चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पहनना चाहिए, तो पहनना उन्हें है, तो बिल्कुल, उनकी चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें क्या पहनना मतलब चाहिए, नहीं if पहनना I चाहिए। feel better, if I feel better in wearing a particular kind of clothing out of my own choice, हमें साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और हम हर वक्त पहनते रहते हैं। लेकिन अगर कोई, और हम पहनेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता पहनने से, लेकिन अगर कोई वो लेकर आए, बंदूक लेकर आए और हमसे कहे कि बेटा अगर तुमने साड़ी पहनी, तो अगर साड़ी नहीं पहनी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और शायद समय नहीं है, मगर इसमें चॉइस के ऊपर भी, कि हमारी चॉइस कहाँ से आती है और क्यों आती है, एंड व्हाट मेक्स अस चूज सर्टेन थिंग्स एंड नॉट चूज सर्टेन थिंग्स, उसमें अपने आप में ही मल्टीपल सिस्टम्स काम करते हैं। हम क्यों किसी चीज़ को चूज करते हैं और क्यों नहीं चूज करते, वो इंडिविजुअल चॉइस में भी एक इंटरनलाइजेशन होता है कई बार। कई बार हमारी चॉइस एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आती है, तो उस चॉइस पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो सकती है। लेकिन वो चर्चा का वक्त शायद बाद में आएगा, क्योंकि पहला स्टेप तो हमारा चॉइस के ऊपर ही है। अभी तक चॉइस अपने मर्जी से, फ्रीडम ऑफ चॉइस तक ही हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो हमारी चॉइस कहाँ से उभरती है, कंसेंट कहाँ से आती है, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन इज डेफिनेटली द नेक्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन। Savika, we'll end it, but we spoke about your poem मेरी साड़ी। तो मेरे ख्याल से अगर आप उन 4 लाइनों को पढ़ देती जहाँ पे आपने रोम शर्मिला और सबके बारे में बात किया है, बस वो 4 लाइनें फिर हम लोग खत्म करेंगे। क्योंकि साड़ी का तो आप लिंक भी लोगों तक वो है, भेज लेकिन सकती हैं। लोग आपको लाइव सुन रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। अच्छा, हमें अपनी कविताएं याद नहीं होती, मेरी सबसे बड़ी परेशानी जिंदगी की। तो जस्ट लुकिंग फॉर मेरी साड़ी समवेयर, कहीं तो होगी। एक सेकेंड, हाँ, जस्ट गिव मी 1 second and I'll find that poem. हाँ, ये तो मेरी साड़ी, यहाँ थोड़ा सा इसका हिस्सा पढ़ देते हैं कि मेरी साड़ी वो शामियाना है जिसे तुम आसमान कहते हो, मेरी साड़ी ही तो वो फर्श है जिस ज़मीन पे तुम रहते हो, ये साड़ी वो नदी की लहर है जिस पे हम इश्क की नाव चलाते हैं, इसी साड़ी से हम फांसीवाद को फांसी लगाते हैं। तुमने भी कम कोशिशें नहीं की हैं, इस साड़ी में तुमने बहुत छेद बनाए हैं, इसको कई जगह से फाड़ा है, लेकिन हम भी बेहतरीन रफूगर हैं। एक एक छेद में हमने पेवंद लगाया है और भी रंगीन टुकड़ों का। तुमने जहाँ से जातिवाद की कैंची लगाई थी उस पर मैंने सावित्री की साड़ी का बेहतरीन टुकड़ा काट के सिल दिया है। जहाँ तुमने फिरका परस्ती के छेद लगाए थे वहाँ मैंने सबा से धागे लेकर सुंदर बूटे काट दिए हैं। जब आंचल तुम जलाने लगे तो हमने वहाँ इरोम की साड़ी का आंचल लगा लिया। जब hem पर तुमने तेजाब फेंका हमने बढ़ के लक्ष्मी से उस पे पैच वर्क करवा लिया। ये सच है, ये साड़ी अब सिर्फ मेरी नहीं, आंचल इरोम का, ब्लाउज बेला का, घेर बना है सबा से लेकर कश्मीर की तमाम औरतों की चादर। हर एक बल में साड़ी के विक्रम हैं, आलोक हैं, माधवी और हमीदा हैं, हर एक ने उसमें अपनी पसंद का रंग मिलाया, बड़ी हसरत से इस साड़ी को बनाया। बहुत शुक्रिया सबिका, बहुत अच्छा रहा आज हम लोग का लाइव सेशन आपके साथ। बहुत बातें लोगों को, हमको सीखने को मिली, जानने को मिली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और जाते जाते हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी मेटाफर्स हम अपनी कविताओं में, अपनी बातों में यूज़ करते हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं है। ये सारी वोकैबुलरी हमें उन औरतों से मिली है जो हमसे पहले आई हैं, जिनके काम को हमने पढ़ा है, और हम अकेले नहीं हैं जो ये सारी गुफ्तगू करते हैं। आई ऑल्सो जी लॉन्च दिस एंड आई बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लाइव एंड कर रहे हैं। सबको आदाब, शुक्रिया, नमस्कार सबने जिन्होंने भी अटेंड किया, थैंक यू सो मच सबको। खुदा हाफिज, बाय। थैंक यू अनुकृति एंड सना, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।